बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे सवाल और मैं हूं मुनीब फारूक। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के हवाले से आज एक और बड़ा दिन है। बाबर आजम जो कि 2019 से 2023 तक पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की कप्तानी करते रहे, उनको एक दफ़ा फिर T20 और वनडे की कप्तानी सौंप दी गई है। बाबर आजम का रिकॉर्ड बड़ा शानदार रहा, लेकिन उनको इस मनसब से हटा दिया गया और शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी सौंपी गई थी। गो कि शाहीन शाह अफरीदी जितना अरसा भी कप्तान रहे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम खातिर खा कामयाबियां हासिल ना कर सकी। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बाबर आजम की खिदमत काफ़ी ज़्यादा हैं। 2019 के बाद बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट्स के लिए क़यादत सौंपी गई। तीनों फॉर्मेट्स में मजमूई तौर पर बाबर आजम ने 133 मैचेस में पाकिस्तान की क़यादत की। इन्हें 78 बार कामयाबी और 43 बार नाकामी का सामना करना पड़ा। एक मैच तय हुआ, जबकि 4 ड्रॉ और 7 बगैर नतीजा रहे। टेस्ट क्रिकेट में बाबर आजम ने 20 मैचों में पाकिस्तान की कप्तानी की। 10 में उनको फतह हासिल हुई। 6 मैच पाकिस्तान ने हारे और 4 ड्रॉ हुए। बाबर आजम ने 43 वनडे इंटरनेशनल मैचेस में क़यादत की। 26 में कामयाबी मिली और 15 में शिकस्त हुई, जबकि 1 टाई और 1 बेनतीजा रहा। अब ये वनडे इंटरनेशनल्स की बात हो रही थी। बाबर आजम को वनडे में पाकिस्तान को आलमी रैंकिंग में नंबर 1 बनवाने का एजाज़ भी हासिल हुआ। ये अलहदा बात है कि बाबर आजम पाकिस्तान की कप्तानी करते रहे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की, लेकिन बाबर आजम ने अब तक कोई ICC या एशिया कप टाइटल नहीं जितवा पाए पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को। अब मैनेजमेंट तब्दील हुई है। मोहसिन नकवी साहब अब चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैं। बाबर आजम साहब को वापस लाया गया है, एक्सीलेंट क्रिकेटर, लेकिन ये फैसले जिस तरह से हो रहे हैं, ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए कितने फ़ायदेमंद होंगे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अहमद शहजाद, जो कि कौमी क्रिकेटर हैं, एक स्टार स्पोर्ट्समैन है, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए बड़ी खिदमत है उनकी। अहमद शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले ये बताइएगा, इशू बड़ा दिलचस्प है। शाहीन शाह अफरीदी आते हैं, उनको हटा दिया जाता है। कहा यह जाता है कि उनके दौर में वो परफॉर्मेंस पाकिस्तान क्रिकेट टीम नहीं दे पाई जो कि देनी चाहिए थी। बाबर आजम साहब को दोबारा लाया जाता है। 2023 में वो हटते हैं, 2024 में अब वापस आ जाते हैं। T20 और वनडे की कप्तानी उन्हें सौंप दी गई है। सो आपके नज़दीक ये इज इट अ गुड डिसीजन और ज़रूरत थी? बिकॉज पहले तो ये भी तनकीद होती थी कि बाबर आजम के ऊपर क्योंकि कप्तानी का बोझ भी है तो उनकी अपनी परफॉर्मेंस अफेक्ट हो रही है। शायद शाहीन शाह अफरीदी भी इसी चीज़ का विक्टिम बने। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? मुनीब भाई, देखिए, दोनों मेरे कॉलीग हैं। लाइक शाहीन शाह अफरीदी भी जो है मेरा कॉलीग है, भाई है। बाबर आजम भी जो है कॉलीग है। मैं ये बोलता हूँ कि ये जो सारा प्रोसेस जिस तरह चला, ये जो सारा केओस मचा है, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए अच्छा नहीं है। लाइक कोई भी मुल्क इस तरह की चीजें कभी भी नहीं चाहेगा कि उसके मुल्क में हो। पहले तो आप ये देखिए कि नजम सिद्दीकी साहब चेयरमैन आए, वो क्विक सेशन में चले गए। उसके बाद रमीज राजा आए, वो चले गए। उसके बाद फिर फौरन से ज़का अशरफ साहब आए, वो चले गए। अब मोहसिन नकवी साहब आए। अल्लाह करे ये इनको भी प्रॉपर टाइम मिले ताकि ये प्रॉपर तरीके से डिलीवर कर सके। अब आके इन्होंने जो एक डिसीजन लिया है, जो कि ज़का अशरफ साहब ने एक डिसीजन लिया था, जो कि बाबर आजम को कैप्टनसी से हटाया था। अब उन्होंने शाहीन अफरीदी को 2 महीने के अंदर ही हटा दिया। मैं ये बोलता हूँ कि शाहीन शाह अफरीदी वो कैप्टन है जिन्होंने भी लाहौर कलंदर को 2 टाइटल विन कराए थे, और इस PSL में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई, तो जिसकी वजह से उनको कैप्टनसी से हटा दिया गया। मुझे तो इसके अलावा और कोई वजह नजर नहीं आती कि एक कैप्टन पाकिस्तान टीम का किसी को बनाया हो और उसने इंटरनेशनल मैचेस में कैप्टनसी ना की हो, तो किस बेस के ऊपर आप उन्हें हटा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। अगर जहां तक बात रही कि वो उनको लगता है कि बाबर आजम बहुत अच्छे कैप्टन है, बिल्कुल बाबर आजम अगर अच्छे कैप्टन है तो बाबर आजम भी तो एज अ कैप्टन अभी तक कोई PSL नहीं जीत सके। फैक्ट ये है ना कि इन्होंने एक जो सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ थी, शाहीन शाह अफरीदी ने उसे कैप्टन किया, पाकिस्तान 4-1 से हारा। जीतना हारना दैट्स आल्सो पार्ट ऑफ द गेम। आप खुद क्रिकेट खेलते हैं, ये तो ऑब्वियसली जो आप खेलने जाते हैं, कोई एक जीतता है, कोई एक हारता है। द आइडिया इज कि कितना अच्छा क्रिकेट आप खेलते हैं, हाउ डिसिप्लिन्ड यू आर। तो ये कैपेबिलिटीज़ की वजह से आपको लगता है ये सब कुछ हुआ है, या कुछ दिमागी लहर है जिसके नतीजे में इस तरह के फैसले आ जाते हैं कि फलाने को हटा दो अब क्योंकि मैनेजमेंट चेंज हुई है, तो अच्छा फलाने बंदे को ले आए, या ये एग्जैक्टली रिजल्ट ओरिएंटेड होता है कि नहीं ये कंसिस्टेंट डिलीवरी नहीं आ रही इस प्लेयर की जानिब से, लिहाजा हमें लगता है इस पर इतना प्रेशर नहीं डालना चाहिए, उनकी इंडिविजुअल गेम खराब होगी तो किसी और को ले आए। इज दैट द वे इट्स डन?
देखिए, जहां तक मेरा ख्याल है, शाहीन शाह अफरीदी का एक फैक्टर तो जरूर हो सकता है एज अ फास्ट बॉलर, कि वो कितनी देर ग्राउंड के अंदर खड़े रह सकते हैं। क्या वो अगले 50 मैचेस में बगैर बार जो है कंसिस्टेंटली खेल सकते हैं एज फास्ट बॉलर? क्योंकि हमने रिसेंटली देखा उनकी इंजरी का प्रॉब्लम था। सिर्फ एक ये वजह हो सकती है, या तो होना कि आपके पास कोई MS धोनी बाहर बैठे हो जिन्होंने 2 टाइटल विन करके दिए हो, ठीक है, और आप उनको दोबारा से रिवर्स ला रहे हैं, तो फिर भी समझ आता है कि ये डिसीजन गलत हो गया, आप दोबारा से आपने डिसीजन को चेंज किया है। मेरा नहीं ख्याल है कि कोई इतना पैनिक बटन अभी एज सच कोई जरूरी था दबाना, जिस तरह के दबाया जा रहा है। ये अब चीजें कौन कर रहा है, ये चीजें स्मूथली आगे चलने लगी थी, अब दोबारा से एक रिवर्स गियर लगा है। वो क्यों लगा है, साफ पता लगता है ये पैनिक बटन है। और जब यकीन जाने आप कहीं लीग्स में जाके अपने दोस्तों से, लोगों से बात करते, जिस तरह मैं BPL भी गया हुआ था, बहुत ज्यादा लोग बड़ा परेशान और हैरान होते हैं जितनी तेजी से यहाँ पे चीजें चेंज होती हैं, जितनी तेजी से यहाँ चेयरमैन चेंज होते हैं। अब कैप्टनसी का भी मामला आपके सामने है। अब वो दोनों प्लेयर एक दूसरे के साथ किस तरह खेलेंगे, मुझे अब बताइए। शाहीन कारवुड से क्या कसूर था कि आपने उनको कैप्टन बनाया, उसके बाद निकाल दिया, अब उसके बाद फौरन उसी टीम में ये को एग्जिस्ट किस तरह करेंगे? ये प्रॉब्लम तो होते हैं अहमद, ये प्रॉब्लम होते हैं जब इस तरह होता है, बैड टेस्ट डेवलप हो जाता है अमंग्स प्लेयर्स बिकॉज़ यू प्लेड आल्सो। देखिए, इंसान तो है ना मुनीब भाई, देखिए इंसान तो सारे ही होते हैं ना मुनीब भाई। आप जितना मर्जी कोशिश कर ले, वो एक मीम बनता है ना, हंसते चेहरों का मतलब ये नहीं होता कि हमें दुख नहीं होता, उन्हें परेशानियों से डील करना आ जाता है। तो मेरे ख्याल से ये वही सिचुएशन में एक प्लेयर को आप डाल देते हैं कि जब आप उसको 2 मैचों में कैप्टन बनाया है, इतना आपने केओस करके उसके बाद दोबारा से ये रिवर्सल लगा है, तो या तो वो डिसीजन जो हुआ था वो गलत था, तो वो जो गलत डिसीजन लेने वाले वो तो इसका कमेटी में भी लोग बैठे हैं, तो फिर उनसे क्या पूछताछ हुई है? तो जिन्होंने वो डिसीजन बाबर को हटाने का लिया था। तो कहने का मकसद ये है कि आप खुद ही लोगों को मौका देते हैं कि आपके क्रिकेट के बारे में लोग हंसे और बातें करें। ठीक, बहुत शुक्रिया अहमद शहजाद, आप हमारे यकीनी तौर पर एक बड़ा फैसला है पाकिस्तान के क्रिकेट के हवाले से, लेकिन हम जो पाकिस्तान की क्रिकेट को एंजॉय करते हैं, दुआगो रहते हैं अपनी टीम के लिए, हम दुआ ही कर सकते हैं कि शायद ये फैसला पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए दुरुस्त हो। अब ज़रा अगले मौजू पर चलते हैं जी। एक अहम मामला अपनी जगह मौजूद इसलिए है क्योंकि उसके ऊपर कमीशन बन चुका है, इंक्वायरी कमीशन, लेकिन मुल्क की जो बार्स हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने बड़ा वेलकम किया है तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब का उस कमीशन की सरबराही लेना, जो बाकायदा तौर पर इन्वेस्टिगेट करेगा कि 6 जजेस जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, उन पर पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऑपरेटिव्स ने किस तरह से दबाव डाला। वो ख़त हमारे सामने है, उस खत के अंदर जो इल्ज़ाम वो हमारे सामने है, लेकिन मुतअद्दिद बार एसोसिएशन ऐसी भी हैं जिन्होंने इस आइडिया को यकसर रिजेक्ट किया है। उनका ख्याल है कि चीफ जस्टिस साहब को यह मामला एग्जीक्यूटिव को भिजवाना ही नहीं चाहिए था, जबकि यह मामला खुद ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर रख के लाइव हियरिंग के दौरान लोगों को बुलाना चाहिए था, उनसे जवाबदेही करवानी चाहिए थी, सवाल पूछने चाहिए थे। जबकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का मौक़िफ़ यह है कि रिपोर्ट आने तक फंक्शन करने दिया जाए इस कमीशन को। रिपोर्ट आ जाएगी 60 दिन के अंदर, तो आर्टिकल 184(3) के तहत ये मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर एक्शन भी ले सकती है। ये तमाम मामला डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जनाब शहजाद शौकत साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत शुक्रिया आपका सर। और रबिया बाजवा साहिबा ने हमें लाहौर स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है, जो कि साबिक नायब सदर हैं लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की। शहजाद शौकत साहब, अगर मैं आपसे आगाज़ कर पाऊँ सर, अब जो आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि 300 वकला का एक लेटर गर्दिश कर रहा है, मौजूद है, जिसमें तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब के साहबजादे भी हैं, उनका नाम भी शामिल है, जो आउटराइटली रिजेक्ट कर रहे हैं कि ये कमीशन बन गया है, लेकिन ये कमीशन बिल्कुल टूथलेस होगा, ये सवालात नहीं पूछ पाएगा, या सवालात पूछ भी लिए तो जवाब नहीं आ पाएंगे, और शायद जो रिज़ल्ट चाहिए वो नहीं मिल सकेगा। तो मुल्क की बार एसोसिएशंस भी डिवाइडेड है। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस सर? पहली बात तो ये है कि क्या जो जिस शख्सियत को इंक्वायरी के लिए नामजद किया गया है, इज़ ही पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव? द आंसर इज़ ऑब्वियसली नो, ही इज़ ए रिटायर्ड ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ द कंट्री। बिल्कुल ठीक। दूसरी बात ये है कि इंक्वायरी कमीशन इन टर्म्स ऑफ द 2017 लॉ इज़ फुली ऑथोराइज्ड टू समन एनीवन and ask for any record. अब
चलिए फॉर अ मोमेंट प्रिज्यूम कर लें कि सुप्रीम कोर्ट खुद से आर्टिकल 184(3) में इस पर कार्रवाई शुरू कर देती, तो सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड और कहाँ से मंगवाना था और किसको बुलवाना था? अगेन द सुप्रीम कोर्ट वुड हैव समन्ड द सेम पर्सन्स जिनको ये इंक्वायरी कमीशन बुलाएगा, और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और हम मुझे फॉर माई सेल्फ मैं बिल्कुल समझने से कासिर हूँ कि हम इतने मोतबर नाम पर भी एतराज़ कर रहे हैं। चलिए मैं तो समझता हूँ कि अगर 184(3) में कोई बेंच बैठ भी जाता, उस पर एतराज़ करना था कि ये फुल कोर्ट बिठाएं। बात यह है कि जो अफराद मोतरस हैं, मैं अदब से, एवरीवन इज़ एंटाइटल्ड टू हिज ओन ओपिनियन, उनसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि एक दफ़ा ये रिपोर्ट आएगी, इस रिपोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई करनी है अगर इसकी ज़रूरत महसूस होगी। और इन एनी इवेंचुअलिटी ये अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में बॉल जानी है, जहाँ से हम तवक्को रखते हैं कि इन जितने ये वाक़यात बयान किए गए हैं अगर ये दुरुस्त हैं तो इनका अजाला किया जाएगा। ठीक, मेक्स परफेक्ट सेंस। रबी बाजवा साहब, एक बात तो है कि सुप्रीम कोर्ट तो किसी भी वक्त ये मामला 184(3) में जा सकता है, रिपोर्ट 60 दिन के अंदर आ जाएगी। वैलिड पॉइंट है कि जो तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब हैं वो फॉर्मर चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, ही इज़ नॉट पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। एक कमीशन बना है और वो भी उसी सूरत में इंक्वायरी कमीशन बना है जब चीफ जस्टिस साहब ने खुद ख्वाहिश जाहिर की कि प्राइम मिनिस्टर को मिलें, वहाँ पर डिस्कशन हुई। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि वहाँ इस डिस्कशन में आया कि जी एक इंक्वायरी कमीशन बिठाया जाए। नाउ क्वेश्चन इज़ कि अभी तो रिपोर्ट भी नहीं आई, कमीशन ने अपना काम भी शुरू नहीं किया, और हम देख रहे हैं कि देयर इज़ अ डिस्टिंक्ट डिवीजन अमंग्स्ट द बार। कुछ बार एसोसिएशन जिसे अप्रूव कर रही हैं, कुछ रिजेक्ट कर रही हैं, 300 बुकला कह रहे हैं नहीं होना चाहिए। अभी तो रिजल्ट आना है इसका। देखिए, सबसे पहली जो बुनियादी बात है वो ये, इसको इस तरह देखा जा रहा है कि जैसे जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब के ऊपर किसी को इख्तलाफ है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। उनकी वाकई शख्सियत, वो इंतहाई काबिल एहतराम जज हैं और तकरीबन मेजॉरिटी जो लोग हैं वो उनका बहुत एहतराम करते हैं। मसला ये कि जो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया है, हम ये समझते हैं कि बुनियादी तौर पे ये सेपरेशन ऑफ पावर के भी कॉन्टेक्स्ट के या प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। दूसरी बात ये है कि जो चीज़ जुडिशरी को इस वक्त खुद करनी चाहिए थी, जो सिटिंग जजेस हैं, क्या वो इनकैपेसिटेटेड हैं? ये जुडिशरी का इंडिपेंडेंस का क्वेश्चन था और इसको जुडिशरी ने खुद देखना था। तीसरी बात ये है कि देखिए, जो इस वक्त गवर्नमेंट की आप बात करते हैं, जो इंक्वायरी कमीशन की बात करते हैं, आप लियाकत अली खान से लेकर आज तक मुझे बता दीजिएगा कि किस कमीशन के ऊपर किसकी रिपोर्ट मंजर आम पे आई। वो तो जिसकी मर्जी रोक देते हैं रिपोर्ट, और इस वक्त तो बराह रास्त वो अदारे इन्वॉल्व हैं कि जो हम समझते हैं और पूरी कौम ये समझती है कि वो किसी भी किस्म की अकाउंटेबिलिटी से मुबर्रा है। अच्छा, तीसरी बात ये है कि जुडिशल कमीशन अगर ये बनता, बल्कि हम ये समझते हैं कि जो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने खुद ये रीत डाली कि मामला जो थे, जो इम्पोर्टेंट नोयत के थे, उसके लाइव प्रोसीडिंग्स होती हैं। तो इस वक्त ये कौम भी देखना चाहती है, किसी एक या दो इंडिविजुअल्स का मामला नहीं है। और एक और बात सर, एक और बात, ये पहली दफ़ा शिकायत नहीं आई, इस दफ़ा पूरी हाई कोर्ट, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सुपीरियर जुडिशरी में से 6 जजेस खुद इकट्ठे हुए हैं। इससे बढ़ के आपको कौन सी, आपको मोतबर किस्म की कोई शहजाद साहब फरमा रहे हैं ना कि अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर समात हो, चले वो फुल बेंच है, लार्जर बेंच जो भी है, समन तो उन्होंने लोगों को ही करना था और रिकॉर्ड मांगना था कि भाई बताया जाए। सुप्रीम कोर्ट का जो सिटिंग जजेस हैं और सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड मांगना और पब्लिक के सामने मांगना एक और बात है, और किसी खुफिया कमरे में के अंदर बैठना और बैठकर और पहले से ही आप देख लें कि जो वुज़रा के बयानात आ रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि अभी तो ये भी जायज़ा लिया जाएगा कि क्या इन जजेस ने मिसकंडक्ट किया है कि नहीं, वो इन जजेस को भी पैगाम दे रहे हैं कि आपने जो मज़ीद आपने मतलब वो इन जजेस को थ्रेटन करने के मुतरादिफ है। मैं समझती हूँ कि ये उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। तो आपको लगता है ये जो तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब का इशू नहीं है, बट ये जो यक रुकनी कमीशन है, ये इतना ऑथराइज्ड होगा ही नहीं कि किसी को बुला सके या कोई जवाब दे। बट शहजाद साहब ये फरमाइएगा सर कि अथॉरिटी का सवाल तो उठेगा, क्योंकि इनका आर्गूमेंट ये है कि रबिया बाजवा साहबा का कि जो एक अदालत में लाइव प्रोसीडिंग्स जिस तरह जनाब इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस साहब करवाते रहे हैं, वहाँ पर किसी अथॉरिटी के लोगों को बुलाना, उनसे सवाल पूछना, दैट इज़ डिफरेंट। वेयर एज एक कमीशन कहीं बैठेगा अंडर वेरी ऑनरेबल जिलानी साहब, वहाँ पर किसी का जाना या किसी का ना जाना उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, एंड इट विल लीड टू नथिंग। इन फैक्ट द रिजल्ट वुड बी नेक्स्ट टू नथिंग। योर टेक सर। मे आई आस्क वन क्वेश्चन, ये जो इंक्वायरी कमीशन की कार्रवाई है, ये इन कैमरा होनी है? द आंसर इज़ ऑब्वियसली नो।
इट विल बी ओपन टू पब्लिक, इट विल बी ओपन टू एवरीवन, राइट। और बड़ी ट्रांसपेरेंट कार्रवाई होगी। कानून में भी यूं ही है, 2017 के कानून में लिखा हुआ है। जहां तक कमीशन के बाख्तियार होने का ताल्लुक है, जो रेलिवेंट लॉ है वो उनको मेरे एतबार से एज ए वेरी हम्बल लॉयर वो उनको कामिल इख्तियार देता है कि वो इस मामले की बेलाग तहकीकात करें। देखिए, हम बिला वजह एतराज़ बराए एतराज़ दागे चले जा रहे हैं, और हम इससे तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब जैसी एक आला शख्सियत को डिस्प्यूटेड बना रहे हैं अवाम की नज़र में। और मैं ज़ाती तौर पर बड़ा इस पर यानी आरज़दा हूँ कि ऐसा शख्स जिसको हमने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नॉमिनेट किया, हु इज़ द मोस्ट सेलिब्रेटेड जज इन दिस कंट्री राइट नाउ, जितने अवार्ड्स उनको इंटरनेशनली मिले हैं, उसके बाद भी अगर हम ये बातें करते हैं फिर गॉड ब्लेस अस ऑल, फिर इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूं। बट सर आर्गुमेंट ये है कि नहीं, तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब का इशू नहीं है, इट्स अबाउट द वे ऑब्वियसली द कमीशन वुड फंक्शन। जिस तरह आपने फरमाया कि वो ओपन होगी और वो भी ऐसा नहीं होगा जिस तरह जो आम तासुर है। बट एक सवाल ये भी है जो उन्होंने रेज़ किया सर, कि जिस तरह फेडरल कैबिनेट के कुछ लोग ऑलरेडी उन जजेस के हवाले से सवाल कर रहे हैं कि ये ख़त उन्होंने पुराने चीफ जस्टिस को क्यों नहीं लिखा जब बंदयाल साहब थे, ये लोग जब गुफ्तगू कर रहे हैं तो इनको देखना चाहिए, इनका ओनस भी इनके ऊपर होगा, इन्होंने साबित करना है, इन्होंने बताना है। प्लस दे हैव इशूज़ विद द TOR एज वेल, कि TOR में बराह रास्त मदाखलत लिखा हुआ है, तो मदाखलत तो फिर 100 तरीके से करवाई जाती है। These are the issues. Do you think सर कि ये केटर हो जाएंगे उस कमीशन के अंदर? Let me answer this. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जो बात आपने की। देखिए, बात ये है कि इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस साहब भी खतूत लिखते रहे हैं, और लिहाजा मैं नहीं समझता। और दूसरी बात है कि अगर कोई शख्स ये बात कर रहा है तो उसको अक्ल के नाखून लेने चाहिए। इन जजेस दे आर ओनली सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ द सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। और अब तो उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट में भी तरमीम करके ये कह दिया कि ऐसी बात जिस पे जज साहब जवाब देना चाहें तो वो प्रेस की तरफ जा सकते हैं। मुझे नहीं समझ में आ रही कि ऐसे मिसकॉन्डक्ट की बात अगर किसी ने की भी है तो उसको सीरियसली क्यों लें हम। बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट इज़ वेरी सीरियस इन गेटिंग दिस मैटर इन्वेस्टिगेटेड एंड टू टेक अप्रोप्रिएट स्टेप्स, ताकि इस मामले को दोबारा कभी रिपीट ना किया जा सके। और मैं समझता हूँ कि वी शुड, इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग द सुप्रीम कोर्ट एट दिस स्टेज, वी आर जस्ट मेकिंग ऑल दिस फस फॉर नथिंग। अब देखिए, बात यह है कि अगर एक रिपोर्ट आती है उसके बाद मौका होगा जहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 184(3) इन्वोक करे। मैं बतौर इस वक्त अल्लाह ने मनसब अता किया हुआ है, मैं बतौर सदर सुप्रीम कोर्ट बार खुद ये मुतालबा करने में हक पे जाने होंगे, जनाब रिपोर्ट आ गई है, अब इस रिपोर्ट पर कार्रवाई की ज़रूरत है, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पर कार्रवाई करे। राइट। उससे पहले हम एब्स्ट्रैक्ट बातों में उलझ रहे हैं। आई थिंक वी शुड परमिट दिस कमीशन टू वर्क and we should support the idea of there being investigation in the affairs of intelligence agencies. बिल्कुल ठीक, मेक्स अ वैलिड पॉइंट। रिपोर्ट आने तक तो इंतजार किया जा सकता है। देखिए, बात यह है कि मेरा ख्याल है कि होश के नाखून उन लोगों को लेने चाहिए जो अपने चंद मुफादात के लिए या अपने बंदे हाथों की वजह से आप जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को भी कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं और पाकिस्तान के फ्यूचर को भी कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। या ये बातें वो शख्स करें कि जिनको पाकिस्तान की हिस्ट्री का नहीं पता कि पाकिस्तान में किस किस तरह के कमीशंस बनते रहे और क्या होता रहा। तीसरी जो सबसे अहम बात यह है कि ये मामला जो था बराह रास्त एक कंप्लेंट की सूरत में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, आखिर क्या अमर माने हैं, उन्होंने क्यों खुद इसको टेकअप नहीं किया, उन्होंने उनको क्यों भेजा? रिपोर्ट आ जाएगी तो फिर वो इन्वोक हो जाएगा। 60 दिन के अंदर रिपोर्ट आनी है। आप मुझे बताइए, उससे पहले मॉडल टाउन वाकये की रिपोर्ट आई, वो भी आपके सामने, उसका क्या बना? एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट आई, उसका क्या बना? हमीदुर रहमान कमीशन आया, उससे पहले लियाकत अली खान आया, और वो मिसिंग पर्सन वाला इशू जो था उसके ऊपर क्या हुआ? बात यह है कि ये सिर्फ एक या दो इंडिविजुअल्स की बात नहीं है, इस वक्त पूरे अदारे की इंडिपेंडेंस की बात है। दिस इज आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। 6 जजेस लिख रहे हैं, चीफ जस्टिस के नोटिस में है, 60 दिन में रिपोर्ट आएगी। ही कैन ऑलवेज आस्क कि भाई ये तो जिस तरह उन्होंने फरमाया कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कहेगी थी कि अब रिपोर्ट आ गई है तो अब इस पर कार्रवाई करें। मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को जो रोल प्ले करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया, और हमें बड़ी मायूसी है पूरी लीगल फ्रेटर्निटी को। एक बात। और दूसरी बात यह है कि आप मुझे ये बताइए कि जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज इस्सा साहब ने, अब उन्होंने वज़ीर आज़म को बुलाया, उनको अहकामात जारी करने चाहिए थे। और दूसरी बात ये कि क्या ये उनके इल्म में नहीं था? 24 फरवरी का लेटर भी था और एज ए प्यूनी जज भी उनके इल्म में था, उन्होंने क्यों नहीं किया? क्योंकि वो सबसे बड़े दाई हैं, जमहूरियत के भी हैं, और उनके साथ खुद सब कुछ हुआ। धरना
केस आपको याद होगा। फिर अभी उन्होंने भुट्टो साहब के बारे में कहा कि जो उनका ठीक, हालांकि उस वक्त भी भुट्टो केस में भी उनको चाहिए था कि वो जिम्मेदारी का तयन करते और जो उसके अंदर मुलव्वस थे उनके बारे में अपनी इनकैपेसिटी शो की ना कि अंदर नो प्रोविजन ऑफ लॉ दे कैन डू इट। अब वो वक्त है कि उनको खुद इस मामले को, जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी से मुतल्लिका मामला था और 6 जजेस का मामला है, आप रिपोर्ट का इंतजार नहीं करना चाह रहे, आप कहते हैं अभी कार्रवाई हो, बट वो रिपोर्ट में शायद कुछ निकल आए। हम ये कहते हैं नहीं, जो भी निकल आए उसको तो एक अलग बात है, हम समझते हैं कि निकलेगा ही नहीं। एक तो पहली बात जो आपके मुजरा के जो बयानात आ रहे हैं उसके ऊपर, और दूसरी लेजिटिमेसी, गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी नहीं है। एक तो उनकी मैंडेट के हवाले से भी नहीं है, दूसरी बात यह है कि ये बराह रास्त जो जुरिस्डिक्शन थी ये अपनी सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन थी, इसमें ठीक हो गया। मैं अब आई गॉट आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको रिपोर्ट आने तक का इंतजार भी आप नहीं करना चाह रहे। मेरा सिद्धार्थ शौकत साहब ने फरमाया कि लेट द कमीशन फंक्शन, रिपोर्ट आ जाए तो 84(3) के तहत वो तो इन्वोक हो ही जाएगा और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन मुतालबा करेगी ऑनरेबल चीफ जस्टिस से कि अब रिपोर्ट आ गई है, इसके ऊपर कार्रवाई करें। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और साथ रहिएगा। मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं। मामलात अहम हैं, इन पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी अदर काज़मी साहब और सीनियर सहाफ़ी इमरान शफ़क़त साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अदर साहब, सबसे पहले अगर आपसे मैं आगाज़ कर पाऊँ, ये अहमियत इस बात की है कि हालात मुख्तलिफ है। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान की अदलिया के अंदर जिस टर्निंग पॉइंट की बात की जाती थी वो टर्निंग पॉइंट आ गया है। दिलचस्प अमर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि हमेशा से मुख्तलिफ मौक़िफ़ अपनाए रखे हुए है, तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब के हवाले से जब एक वक्त था केयर टेकर्स को मुंतखब करने का या उनके हवाले से, तो तहरीक इंसाफ हमेशा ये कहती रही, 2018 के अंदर भी इमरान खान साहब ये कहते रहे कि तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब एक बड़ा मोतबर नाम है। अब उनको ही इस कमीशन का हेड मुकर्रर किया गया है, लेकिन तहरीक इंसाफ के दोस्त ये कहते हैं कि नहीं, पहले तो चीफ जस्टिस साहब का प्राइम मिनिस्टर से मिलना गलत था, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी ऐसे हैं जिनको एक्यूज़ किया गया है इस तमाम मामले में। साथ ही साथ बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं रऊफ़ हसन साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के हवाले से। तो आपके नज़दीक वक्त तो ये आ गया, शायद टर्निंग पॉइंट भी इसे कहा जा सकता है, लेकिन नतीजा किसके हाथ में है? नतीजा वो जो शायद हमें इस कमीशन से ऑलरेडी पता चल गया है कि क्या होगा, या तहरीक इंसाफ आप समझते हैं कि कोई दबाव मज़ीद डाल सकती है हुकूमत के ऊपर? अच्छा, मेरी नजर में ये मसला तहरीक इंसाफ ऑल्दो कि वो इसको उठा रहे हैं, अपने साथ जोड़ने की वो कोशिश भी करते हैं, अपने केसेस वगैरह का वो जिक्र भी कर रहे हैं, लेकिन ये मसला अदालतों का है, ये मसला अदलिया की इंडिपेंडेंस का है, जुडिशरी की आज़ादी का है। इसके ऊपर अगर एतराज़ात कोई कर रहे हैं तो आज आपको भी पता है कि मुल्क के प्रोमिनेंट 300 से ज्यादा कानून दानों ने, लॉयर्स ने खत लिखा है और उसके ऊपर दस्तखत किए, और दूसरे नंबर पे उस पे जिलानी साहब के अपने साहबजादे का नाम है। बिल्कुल। क्या जिलानी साहब को अपने वालिद के ऊपर जो है वो एतबार नहीं है या एतमाद नहीं है? यकीनन है, लेकिन जिस तरीके से ये चलाया जा रहा है कि क्या जुडिशरी के सारे मामला जो हैं, जो कुछ हुआ, जो खत के अंदर लिखा गया, वो इंतहाई संगीन नौयत के मामला थे और सारा इल्जाम एग्जीक्यूटिव के ऊपर लग रहा है। तो यहाँ पे हुकूमत के हवाले वो चीजें की जानी चाहिए थी, या फिर मोअज़्ज़िज़ अदालत को खुद इस मामले को देखना चाहिए था और वो फुल कोर्ट भी बना सकते थे। तो मसला मेरे ख्याल में ये नहीं है इस वक्त कि कोई सियासी जमात क्या कह रही है, मसला ये है कि वो मामला जिसको अदालत को देखना चाहिए था, और काजी फाइज ईसा साहब ने वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात की, उसके ऊपर भी एतराज हो रहा है। और ये जो अदालत की जानिब से कमीशन बनाने की बात आई है, ये इसके ऊपर भी अदालत के अंदर भी इख्तलाफ है। अगर आप सारे वहां पे जो प्रोसीडिंग्स बातचीत हुई, वहां पे जो बाहर उसकी खबर अब आ रही है कि तमाम जज साहिबान ने इसके ऊपर इत्तेफाक नहीं किया, मेजॉरिटी ने किया है, तमाम ने नहीं किया, लेकिन जी, तो मेरे ख्याल में ये मामला अदालत के जो इंडिपेंडेंस का मामला है और इसको अदालत को ही देखना चाहिए था। अब अगर कमीशन के हवाले इसको कर दिया गया है, उससे कोई नतीजा निकलेगा? मेरा नहीं ख्याल इससे कोई नतीजा निकलेगा। ये अनदर लॉन्ग लिस्ट ऑफ जो हमारे कमीशन हैं, उसी के अंदर इसकी रिपोर्ट भी शामिल हो जाएगी। इमरान शफ़क़त साहब, ये इसे मिट्टी पाओ कमीशन कहा जा रहा है कि शायद ऐसा हो जाएगा और फिर मामलात आगे चलते जाएंगे। अब सवाल ये है कि 300 वकला का जिक्र किया, और ये बात अब तो रिपोर्टेड है कि उसमें तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब, उनके साहबजादे भी वकील हैं, क्यों, और एक प्रोमिनेंट लॉयर है, उनका नाम भी है, उनका दस्तखत भी है। बड़ी तादाद में वकला इसे रिजेक्ट कर रहे हैं, बार एसोसिएशंस डिवाइडेड है। ऐसी सूरत हाल में एक कमीशन बन जाता है जिसके बारे में शायद ये तासुर मौजूद है कि ये ऑलरेडी एक बस ज़ाब्ते की कार्रवाई है और इसका नतीजा कोई नहीं निकलेगा। और ना ही आजकल के माहौल में, ऐसे माहौल में जहाँ
जो मुक्तदरा है वो डोमिनेट कर रही है, कोई नतीजा निकल भी नहीं सकता। मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूं कि हम ख्वाब बड़े ज़रा हाई लेवल के देखते हैं और हमारी तवक्कुआत भी उसी तरह की होती हैं। ग्राउंड रियलिटीज़ को हम उस तरह से ना जज कर पाते हैं और ना ही हकीकत पसंदाना हम रवैया इख्तियार करते हैं। देखें, बात यह है कि अगर तो कोई बात किसी असूल के ऊपर हो रही हो तो फिर हो सकता है कि किसी ना किसी लेवल के ऊपर अवामी हमायत इतनी किसी भी इशू को मिल जाए कि इतना दबाव बढ़ जाए कि फिर लोगों को वही बात करनी पड़े जो आइन और कानून के मुताबिक है। लेकिन यहाँ पे मामला तो मैं बड़े अफसोस के साथ कहता हूँ कि यहाँ पे भी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग से ज़्यादा कोई चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख लें कि हमें अचानक पता चलता है कि अब चूँकि एक जज का मामला जो है वो टेक्निकल बुनियादों के ऊपर तय किया गया है। मैं शौकत सिद्दीकी साहब की बात कर रहा हूँ। ऑन मेरिट्स नहीं हुआ वो वाला वाक़या भी। तो उसको बेस बना के अब चूँकि इमरान खान साहब की जो पिटिशंस थी वो मतलूबा जगहों के ऊपर लग नहीं पा रही थी। जस्टिस आमिर फारूक साहब के ऊपर मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा जो हैं उनके साथ गुफ्तगू की जो ऑडियो टेप लीक हुई थी उसमें इमरान खान साहब जस्टिस आमिर फारूक साहब के बारे में जो कह रहे हैं कि वो दूसरी तरफ से लाइन लेते हैं। उनको रहने दें आप, वो तो छोड़ दें आप उनको। तो बात यह है कि ये यहाँ पर बेसिकली आपने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने अपने एक ख्वाब को पूरा करने के लिए एक ख़ास तरह के लोग जो हैं वो मुख्तलिफ ओहदों के ऊपर बिठाए, वो चलाए और अब उनको असल मसला तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का है कि अब उनको समझ नहीं आ रही कि इस मामले के साथ निमटना कैसे है। असूल की बातें जो हैं वो करते रहे हम कि जी कि ये फ़लाँ असूल है, असूल की आड़ में सब कुछ हो रहा है बेसिकली। तो अगर किसी को लगता है कि जी कमीशन नहीं होना चाहिए था, अब ये मामला है कि सुप्रीम कोर्ट की के 11 जजों का ये फैसला है। उन्होंने मेजॉरिटी के साथ ये फैसला किया है। 4 जज साहिबान जो हैं जो मेरी इतलात हैं, मैं आपको उनके नाम भी बता सकता हूँ, बल्कि नाम उनके मार्केट में आए हुए हैं, लोग बातें कर रहे हैं उनकी कि उन्होंने इख्तलाफ किया। अब उनका इख्तलाफ और उनकी जो है वो उन्होंने किस तरह किया इख्तलाफ, क्यों किया इख्तलाफ, उसके पीछे क्या कहानी थी, इसके ऊपर भी लोग बातें करते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो अपने जिसको कहते हैं कि मंतकी अंजाम को उस तरह से पहुंचेगी नहीं जिस तरह की तो को हम कर रहे हैं। ठीक, अब ये मामला टेढ़ा है। देखें कि इमरान खान साहब के लिए एक गलती होती थी माजी में, फिर उसी गलती को ठीक उस वक्त किया जाता था जब उनके हक में बात जारी होती थी। तो अभी भी उसी तरह की सूरत है। अजहर काज़मी साहब, एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि शायद ये उम्मीद, ये अभी जिस तरह इमरान शफकत साहब ने कहा कि हम बहुत बड़े बड़े ख्वाब सजा लेते हैं, वो ख्वाब उनकी ताबीर शायद हम उस तक नहीं पहुंच पाते। अब एलामिये के अंदर तो ये भी लिख दिया गया है कि फैज़ाबाद धरना केस के अंदर जो पैरा 53 के अंदर गाइडलाइंस दी गई हैं उसूली तौर पर बड़ी दुरुस्त है, लेकिन उसका तफसीली फैसला आए हुए भी 4 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ। इमरान खान साहब की हुकूमत बीच में गुजरी, कुछ ना हुआ। ये हुकूमत PDM 1 आ गई, PDM 2 आ गई, कुछ नहीं हुआ। तो क्या कानून साजी होगी, कंसिडरिंग कि शहबाज शरीफ साहब इस वक्त मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, जो कानून साजी ये डिटर्मिन करेगी कि किस इंटेलिजेंस एजेंसी का कितना मैंडेट है, वो कहाँ तक जा सकती है, कहाँ तक नहीं जा सकती? अदर काज़मी साहब, देखिए बहुत सारी चीजें आइन और कानून के अंदर वाज़ेह हैं। मेरा नहीं ख्याल कि हम कोई बड़ा ख्वाब देख रहे हैं। अगर हम 100 अरब रुपया लगा के एक इलेक्शन करवाते हैं तो हमें ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि उस इलेक्शन में हमने जिसको वोट डाला है वो उसी को वोट निकले, या फिर कोई शख्स 100 रुपए का पेन पकड़ेगा और फॉर्म 45 पे चेंजेस कर देगा। तो ये तो कोई बड़ी हमारे ख्वाब तो नहीं है, ये तो एक बुनियादी चीज है। या तो हम ये कह रहे हो ना, हुकूमत बरतानिया की तरह, अमेरिका की तरह यहाँ पे लोगों को सोशल सिक्योरिटी भी देना शुरू कर दे, यहाँ पे जनाब तमाम जो फर्स्ट वर्ल्ड की सहूलतें हैं वो सब कुछ यहाँ पे देना शुरू कर दे। नहीं, जो बुनियादी चीजें आइन और कानून के अंदर लिखी हुई है उसके ऊपर अमल दरामद की बात होती है। अब जो भी, चाहे कोई खुफिया इदारा हो या फिर कोई सामने इदारा हो, उसका जो किरदार है वो आइन के अंदर लिखा हुआ है। अब आइन के अंदर बिल्कुल वाजे है कि जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स है उसको आपसे ज्यादा कौन समझता है? आप खुद कानूनदान है। आप समझते हैं कि 6 जो हाजिर सर्विस हाई कोर्ट के जज साहिबान और जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ इलाकों से है,
ये नहीं है कि कुछ ये एक जगह से उठ के आ गए हैं और एक जगह की हाई कोर्ट का कुछ हो गया। ये मुख्तलिफ जो शहरों से आए हुए जज साहिबान हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अरसा इन्होंने अपनी वकालत में गुजारा। अब ये जज हैं और उन्होंने जो इल्जामात लगाए हैं उसको हम इतनी गैर संजीदगी से लें कि हम हुकूमत को बुला के हुकूमत के हवाले कर दें। और उसमें जो चीफ जस्टिस साहब को और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जो खत लिखा गया था उसमें रहनुमाई मांगी गई थी कि बताएं इस पे क्या किया जाए। उन्होंने उठा के मामला एग्जीक्यूटिव को दे दिया। तो मेरे ख्याल में ये आइन का बुनियादी मसला है और जब तक आइन को हम ख्वाब और टीवी पे बैठ के ये पेश करते रहेंगे कि ये कोई देवमालाई बातें नहीं, तब तक इस मुल्क में आइन की यही हालत रहेगी। स्टार्टिंग पॉइंट मुनीफ साहब ये है कि हम गलत को गलत कहना शुरू कर दें तो शायद थोड़ी बेहतरी आ जाए। एक ब्रेक शामिल करते हैं जी प्रोग्राम में, हमारे साथ रहिएगा। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। इमरान शफकत साहब, सवाल ये है कि जिस तरह का कमीशन बना है, जनाब तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब एक बड़ी ऑनरेबल शख्सियत है, लेकिन जो सवाल तलाश करने हैं कि जी टर्म्स ऑफ रेफरेंस को अगर आप देख लें कि जी क्या बराह रास्त कोई मुलव्विस था या नहीं, क्या किसी ने ये किया या नहीं, क्या उनके जवाब तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब तलाश कर पाएंगे, या अगर मैं ये कहूँ ने कोई ये जवाब देगा? देखें, कोई जवाब नहीं देगा। मैं वही गुजारिश जो मैंने पहले वाली बात कही थी कि हम उम्मीदें ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, और ख़ुसूसन जब हमारा कोई मामला अटक जाए या हमारा कोई मामला रुका हुआ हो या हमारे कोई पसंद नापसंद का मामला हो, तो फिर हम बहुत आइन कानून और ये वाली बातें करते हैं। ये इस मुल्क में जो जुडिशरी है वो एकदम से कहीं से नहीं आई। पाकिस्तान की जुडिशरी का एक माजी है। पाकिस्तान की जुडिशरी जो है वो जिस तरह करके, और मैं कोई बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा आपसे, मैं आपसे बात कर रहा हूँ 2018 की। 2018 में जो कुछ हो रहा था, जो पनामा वगैरह में जो कुछ हुआ था, जो अकामा में हुआ, अब तो अलीमा भी कह रही है कि अकामा वाली भी गलती थी। तो ये हम जो है ना, मैं बेसिक जो पॉइंट मेक करना चाह रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पर देवमालाई, अभी अतर साहब ने बात की कि किस्सों की बात नहीं है, देवमालाई किस्से ही हैं। ये बहुत बड़ा ख्वाब है कि पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी हो। ये बहुत बड़ी जिद्दोजहद है। अब देखें कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के में बैठने वाले लोग जो हैं वो अपनी पोजीशंस के ऊपर कंप्रोमाइज करते आए हैं। यही इमरान खान साहब हैं जो माजी में कहते थे कि मेरे फोन अगर टेप होते हैं तो बिल्कुल ठीक होते हैं, इसे को करने चाहिए। हमने माजी में ऐसे वज़ीर आज़म भी देखे हैं जो इन्हीं प्राइम मिनिस्टर का जो ये इख्तियारात थे उन पे जिन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया था, जिनमें बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी, जिनमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे। तो बात यह है कि हमने अपनी अपनी पसंद और नापसंद के एक हमने एनकें पहनी हुई हैं और हम उन एनकों के सूरत में देखते हैं। अब मैं एक आपसे बात पूछना चाह रहा हूँ कि एक 6 जजों का एक मुश्तरका तौर पर उन्होंने कोई एसोसिएशन बनाई हुई है। इसका मतलब है कि जब उन्होंने ये खत लिखा था तो फिर आपस में बैठ के कोई बातचीत भी की होगी। अभी अतर साहब ने कहा कि ये मुख्तलिफ इलाकों से लाए हुए लोग हैं, ये एक सिस्टम के जरिए आए हुए लोग थे या एक सिस्टम के जरिए आए हुए लोग हैं। इन 6 बंदों ने बैठ के कहीं पर कोई बैठ के बातचीत की होगी, अपने ख्यालात शेयर किए होंगे और कोई ना कोई बाहम सलाह मशवरा हुए होंगे, तो ही तो ये मुश्तरका खत लिखा गया है। तो अगर 11 जजों ने कहा है कि इनको बुला के सुना भी है और सुनने के बाद चीफ जस्टिस की सरबराही में 11 जजों ने फैसला किया है कि नहीं इसके ऊपर कमीशन बनना चाहिए, तो इसमें कौन सी क़यामत आ गई? सही मसला जो है वो उसूल का नहीं है, मैं बार बार ये कह रहा हूं, ये पॉलिटिक्स है। ठीक, अब पॉलिटिक्स में हर बंदा अपना पॉइंट स्कोर करना चाहता है। पॉलिटिक्स तो है या पॉलिटिकल कन्वीनियंस है, उसी की होगी जिसको जो पावर पॉलिटिक्स में जो सबसे ऊपर है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मैं अदर का चले जी आप यूं भी कह सकते हैं। बिल्कुल हाँ, मतलब तो पाकिस्तान में अभी इनकलाब कोई नहीं आया। मैं सिर्फ इतना गुजारिश करना चाहता हूं कि पाकिस्तान में इनकलाब कोई नहीं आया, इनकलाब नहीं आया। बट अदर काज़मी साहब, क्योंकि चलें अब अगर हम इसे खालिस्तन एक सियासी एंगल से देख लें, हमने एक उसूल की बहस तो यहाँ कर ली, बट एक बिल्कुल सियासी एंगल से तहरीक इंसाफ समझती है कि इमरान खान की और उनकी जमात के बयानिए को एंडोर्स किया, उस पर मोहर लगा दी गई है इन 6 जजेस की तरफ से कि बिल्कुल जो हुआ है वो गलत हुआ है। मेरा सवाल ये है कि इस तमाम मामले से तहरीक इंसाफ को सियासी फ़ायदा वो हासिल कर पाएंगे या जो इसका नतीजा निकल आया है वो वैसा ही रहेगा और वो नो गेन नो लॉस वाली सिचुएशन होगी? अगर इख्तिसार से आप इस पर कमेंट कर पाए तो।
मेरा नहीं ख्याल कि कोई इससे कोई उनका कोई सियासी बयानिया बन पाएगा, इसलिए कि सियासी जमातें देखें कोशिश करती हैं, हर सियासी जमात कोशिश करती है। यही जस्टिस बाबर सत्तार साहब हैं, इनकी नॉमिनेशन के खिलाफ तो तहरीक इंसाफ ने जो कुछ किया उस जमाने में, इसलिए कि क्योंकि उस वक्त वो एक पेज पे थे, वो भी आपको याद होगा। तो सियासी जमातें तो कोशिश करती हैं, और माजी में कोई किसी और को लेके करता था, मुस्तकबिल में कोई और किसी को लेके करेगा। मुझे नहीं लगता कि वो कोई ऐसा इसके ऊपर कोई बहुत बड़ा कोई सियासी वो कोई हलचल होगी। लेकिन मसला ये है कि ये जो मामला है, मुझे ये लगता है कि ये ओवरऑल जो मुल्की सियासत है उसके सेंटर में ये आ जाएगा, और फिर आप देखेंगे कि ये मामला जो है अब अगर उस कानून के मुताबिक हल नहीं होता तो फिर इसके ऊपर सियासत ही होगी और सियासी बयानात होंगे, और मुझे ये लगता है कि ये चीज थोड़ी सी बढ़ेगी। ये जितनी इसको मिट्टी पाओ वाला कोशिश की जा रही है वो उस तरह ये हो नहीं पाएगा, और उसकी कुछ वजूहात हैं जो आने वाले दिनों में आप भी देखेंगे कि खुल के सामने आना शुरू हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया जनाब इमरान शफकत साहब आपका और अतहर काज़मी साहब आपका। नतीजा का इंतज़ार अभी तक हो रहा है, ये कमीशन बना है, कमीशन का रिजल्ट सामने आएगा, रिपोर्ट सामने आएगी, तभी इसके ऊपर कमेंट किया जा सकेगा। प्रोग्राम आपने देखा जिसका फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा।